मेरा नाम प्रियांशु है और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं मेरा यूट्यूब चैनल द विज्ञासा। कुछ लक्षण होते हैं जैसे कि वीकनेस एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स और साथ में डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। ये लक्षण जो हैं वो दो बीमारियों के होते हैं जैसे कि कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थीनिया ग्रेविस के। अब जब हम इन दो लक्षणों को फिजिशियन के पास लेकर जाते हैं, फिजिशियन को बताते हैं कि हमें डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है और हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वीक पड़ रहे हैं या फिर हमें पैरालिसिस हो रही है, तो फिजिशियन भी कंफ्यूज्ड रहता है कि डायग्नोसिस बनाए तो बनाए किस बीमारी का, माइस्थीनिया ग्रेविस का बनाए या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस का बनाए। अब इस समय जो फिजिशियन है वो एक टेस्ट करेगा, ठीक है, ताकि पता लगा सके कि मरीज को माइस्थीनिया ग्रेविस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस है। अब टेस्ट क्या करेगा और क्या इन दो बीमारियों का इलाज होने वाला है, इस बात को समझने से पहले हम समझना चाहेंगे कि कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है। कोलिनर्जिक क्राइसिस और माइस्थीनिया ग्रेविस होता क्या है? कोलिनर्जिक क्राइसिस अब होता क्या है कि नाम से ही पता लग रहा है, कोलिनर्जिक मतलब कि कुछ एसिटाइल कोलिन में लोचा होने वाला है। एसिटाइल कोलिन है ना, नाम से पता लग रहा है एसिटाइल कोलिन में कुछ लोचा होने वाला है। अब यहाँ पे होता क्या है कि एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है। कहाँ पर? सिनेप्स में। सिनेप्स में एसिटाइल कोलिन की मात्रा बढ़ जाती है। अब मान कर चलिए कि ये आपका सिनेप्स है, ये सिनेप्स है, यहाँ पर नर्व एंडिंग है, ये हमारी डेंड्राइट्स है, पता होगा आप सभी को ये डेंड्राइट्स है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स है। अब इन नर्व एंडिंग्स पर या फिर इन न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस पर क्या है? रिसेप्टर्स हैं। कौन से? एनएम रिसेप्टर या फिर मस्क्रेनिक रिसेप्टर, ठीक है, एनएम रिसेप्टर या फिर मस्क्रेनिक रिसेप्टर या फिर मस्क्रेनिक रिसेप्टर, क्योंकि इन्हीं पे तो हमारा एसिटाइल कोलिन काम करने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा? नर्व एंडिंग से रिलीज होगा एसिटाइल कोलिन और आके अटैच होगा इन एनएम रिसेप्टर पर और मस्क्रेनिक रिसेप्टर पर, ठीक है। एसिटाइल कोलिन आया, उसने काम किया एनएम और मस्क्रेनिक रिसेप्टर पर और हट गया, ठीक है, और फिर उसने आसपास कोई और रिसेप्टर देखा, एनएम या फिर एम रिसेप्टर, और उस पर जाके अटैच हो गया और फिर उसने काम किया। अगर ऐसे ही काम होता रहा तो ये तो दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। अब मान के चलिए कि ये एक वैगस नर्व है, वैगस नर्व से रिलीज़ हो रहा है एसिटाइल कोलिन, ठीक है, और वो एसिटाइल कोलिन बाद में काम कर रहा है अपना, उसने काम किया और मान कर चलिए कि वो हार्ट में हार्ट में हार्ट रेट कम कर रहा है, ठीक है, अटैच हुआ, हार्ट रेट कम किया, उस जो जिस रिसेप्टर पे वो अटैच था पहले वहाँ से हटा और किसी और रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गया, फिर उसने हार्ट रेट कम किया, फिर किसी और रिसेप्टर पे जाके अटैच हो गया, फिर उसने हार्ट रेट कम करा, और ऐसे तो वो हमें मार ही देगा यार। तो हमें क्या करना है? हमें अपने पेशेंट को या हमें अपने जीवित व्यक्ति को बचाना है, ठीक है। उसे बचाने के लिए कुदरत ने एक रिसेप्टर दिया, यहाँ पर रिसेप्टर नहीं, एक एंजाइम दिया है, और उस एंजाइम का नाम है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज। एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज मतलब कि एसिटाइल कोलिन को तोड़ने वाला एंजाइम, जिससे कि यहाँ पर एसिटाइल कोलिन आके अटैच हो और ये एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इसे डिस्ट्रॉय कर दे, और जो एसिटाइल कोलिन ऊपर से नर्व एंडिंग से रिलीज़ हुआ था वो डिस्ट्रॉय होने के बाद अपना काम ना कर पाए, है ना। इस प्रकार जो एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज है वो हमारे एसिटाइल कोलिन के काम को रोक देगा, ठीक है, और हमें दिक्कतें नहीं होगी। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक था। लेकिन होता क्या है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में ये ये एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज जो एंजाइम होता है ये ब्लॉक हो जाता है।
ब्लॉक हो जाता है कुछ नर्व गैसेस की वजह से। ठीक है, ब्लॉकेज का कारण क्या है? ब्लॉकेज, ये ब्लॉकेज होगी एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम की, और ब्लॉकेज होने की वजह से फिर एंटागोनिज्म होने की वजह से क्या होगा? एंटागोनिज्म बोलते हैं ब्लॉकेज को, एंटागोनिज्म, ये एक फार्माकोलॉजिकल शब्द है। एंटागोनिज्म की वजह से क्या होगा? ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम काम नहीं कर पाएगा और यहाँ पर एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ती रहेगी और वो खूब काम करेगा एनएम और मस्कार्निक रिसेप्टर्स पर। ठीक है, अब जब ये एनएम रिसेप्टर्स पर काम करेगा तो सबसे अधिक दिक्कत क्या होने वाली है कि जो हमारा मनुष्य है, जो हमारा व्यक्ति है, उसके स्केलेटल मसल्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि बार बार एक्टिव होगा हाँ हमारा एनएम रिसेप्टर और वो बार बार काम करेगा, तो बार बार कॉन्ट्रैक्शन होगी स्केलेटल मसल्स में, बार बार ब्रोंकोस्पाज्म होगा, जिसकी वजह से स्केलेटल मसल्स बार बार काम करने की वजह से वीक पड़ जाएंगे, है ना, पैरालिसिस होगा। और हमारे जो ब्रोंकस मसल्स हैं वो उनमें कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्रोंकोस्पाज्म होगा, जिसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। जो हमने 2 सिम्टम स्टार्टिंग में पढ़े थे वो सिम्टम आएंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और स्केलेटल मसल पैरालिसिस के सिम्टम आएंगे, क्योंकि बार बार जो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है वो हमारा ब्लॉक किया जा रहा है कुछ नर्व गैसेस के द्वारा, कुछ नर्व गैसेस के द्वारा, जैसे कि टैबुन, सेरिन और और कुछ और नर्व गैसेस हैं, उनका नाम मैं भूल चुका हूँ शायद, टैबुन, सेरिन और कुछ और नर्व गैसेस हैं, उनकी वजह से ये जो हमारा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम है वो ब्लॉक हो जाएगा। और कुछ ड्रग्स होती हैं जैसे कि एसिटाइलकोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर नाम की कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर देगी, और उसकी वजह से भी हमारा एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज काम नहीं कर पाएगा, और यहाँ पर बार बार एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ती रहेगी और वो बार बार एनएम रिसेप्टर्स पर काम करेगा, और एनएम रिसेप्टर पर काम करने की वजह से हमें दिक्कतें आएंगी स्केलेटल मसल पैरालिसिस की और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग की। तो इस प्रकार हमें कोलिनर्जिक क्राइसिस हो जाएगा कुछ दवाइयों की ओवरडोज की वजह से, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर दवाइयों की ओवरडोज की वजह से या फिर कुछ नर्व गैसेस की वजह से। ठीक है, अब मानकर चलिए ये तो दिक्कत थी कोलिनर्जिक क्राइसिस में। अब देखते हैं कि माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है। माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है? माइस्थीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि ये एक, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है। ये एक ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसमें एंटीबॉडीज़ बनती है एनएम रिसेप्टर के खिलाफ, और जब एनएम रिसेप्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज़ बनेगी तो क्या होगा? एनएम रिसेप्टर एक्टिव नहीं हो पाएंगे एसिटाइलकोलिन की वजह से, है ना। जब एसिटाइलकोलिन जो अटैच होगा एनएम रिसेप्टर पर वो उसे एक्टिव नहीं कर पाएंगे, और उसकी वजह से हमें स्केलेटल मसल में वीकनेस होगी, और साथ में हमें जो ब्रोंकस मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, और उसकी वजह से डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी, है ना। वही जो दिक्कतें थी वो दिक्कतें फिर से इसमें होने वाली है। और भी कई दिक्कतें होंगी जैसे कि ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड इज़ अ कंडीशन विच इज़ कॉल्ड एज टोसिस। ठीक है, वो दिक्कत होगी। वही स्केलेटल मसल पैरालिसिस होगी क्योंकि एनएम रिसेप्टर डिस्ट्रॉय हो चुका है हमारे माइस्थीनिया ग्रेविस ग्रेविस बीमारी के द्वारा प्रोड्यूस गई एंटीबॉडीज़ में। ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ ने जो एनएम रिसेप्टर है वो तोड़ दिया है, वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसकी वजह से यहाँ पर हमारे एसिटाइलकोलिन काम नहीं कर पाएगा और हमें स्केलेटल मसल पैरालिसिस हो जाएगी। और साथ में हमें होने वाला है डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। ये 2 कॉमन दिक्कतें हैं जो दोनों में देखने को मिलती है। दिक्कतें और भी होती हैं, टोसिस होता है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स होते हैं,
और स्वेटिंग होती है, और डायफ्रोसिस जिसे बोलते हैं, स्वेटिंग होती है, वोमिटिंग आती है पेशेंट को, ये कुछ दिक्कतें होती हैं, ठीक है। लेकिन ये दो दिक्कतें कॉमन हैं दोनों के लिए, ठीक है। मायस्थीनिया ग्रेविस में ये दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि एनएम रिसेप्टर काम नहीं कर रहे, एस्टाइलकोलिन अपना काम नहीं कर पा रहा, और कोलिनर्जिक क्राइसिस में इसलिए हो रहा है क्योंकि एस्टाइलकोलिन की मात्रा यहाँ पर बढ़ चुकी है और वो अधिक काम कर रही है ना, अधिक काम कर रही है, क्योंकि यहाँ पर एस्टाइलकोलिन स्ट्रेस डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब कि डिस्ट्रॉय ब्लॉक हो चुका है ना, कोलिनर्जिक क्राइसिस में ब्लॉक हो चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पर खूब एस्टाइलकोलिन अपना काम कर रहा है और जिसकी वजह से वीकनेस हो गई। मतलब कि कारण अलग हैं लेकिन सिम्टम एक ही है, कारण एकदम अपोजिट हैं लेकिन सिम्टम एक ही है दोनों में। तो इस प्रकार हमने समझ लिया कि कैसे मायस्थीनिया ग्रेविस और कोलिनर्जिक क्राइसिस में अलग अलग सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एक ही सिम्टम देखने को मिलते हैं अलग अलग कारणों की वजह से, ठीक है। एक ही सिम्टम देखने को मिलते हैं अलग अलग कारणों की वजह से। अब जब फिजिशियन के पास ये दो सिम्टम लेकर मरीज जाएगा तो फिजिशियन सबसे पहले एक टेस्ट मरीज को लिखेगा, उस टेस्ट का नाम है एड्रोफोनियम टेस्ट। एड्रोफोनियम टेस्ट। इस एड्रोफोनियम टेस्ट को एमिलियोरेटिव टेस्ट ही बोलते हैं, एमिलियोरेटिव टेस्ट। एमिलियोरेटिव टेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक दवाई दी जाती है मायस्थीनिया ग्रेविस ठीक करने के लिए, इसका नाम एड्रोफोनियम है, और अगर मरीज़ ठीक हो गया तो फिर कंफर्म हो जाएगा कि हाँ मरीज़ को मायस्थीनिया ग्रेविस ही है, ठीक है। तो एमिलियोरेटिव टेस्ट हर उस टेस्ट को बोलते हैं जिसमें दवाई दी जाती है एमिलियोरेट करने के लिए, मतलब कि ठीक करने के लिए, और अगर उस टेस्ट में उस दवाई से मरीज़ ठीक होता है तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ मरीज़ को वही मर्ज है जिस मर्ज़ के खिलाफ दवाई दी गई है, ठीक है। एमिलियोरेट मतलब कि ठीक होना, एक दवाई जो कि ठीक करती है, ठीक होना, ठीक है। तो इसमें दवाई दी जाती है जो वो दवाई जो कि ठीक करने वाली है उस बीमारी को, अगर मरीज़ ठीक हो गया तो कंफर्म हो जाता है कि हाँ मरीज़ को वही बीमारी है। जैसे कि इसमें एड्रोफोनियम दी जाएगी जो कि ठीक करती है मायस्थीनिया ग्रेविस को। क्या है एड्रोफोनियम? एड्रोफोनियम एक एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर है, एसिटाइल कोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर है, इनहिबिटर, ठीक है। अगर एसिटाइलकोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर हमें मरीज़ को देंगे तो क्या होगा, जो एसिटाइलकोलिन स्ट्रेज है वो एसिटाइलकोलिन को नहीं तोड़ेगा और वहाँ पर खूब एसिटाइलकोलिन होगी और मायस्थीनिया ग्रेविस वाले मरीज़ को आराम लग जाएगा क्योंकि पहले से उसके पास कमी है एनएम रिसेप्टर की, ठीक है। एड्रोफोनियम एक दवाई है एसिटाइलकोलिन स्ट्रेज इनहिबिटर जो कि शॉर्ट एक्टिंग होती है, 10 से 30 मिनट का इसका काम, मतलब कि काम करती है 10 से 30 मिनट के लिए और फिर अपना काम नहीं करती, ठीक है। इसलिए एड्रोफोनियम दिया था ताकि शॉर्ट एक्शन ही दिखे। ये हम 2 mg देते हैं मरीज़ को, ठीक है। 2 mg देंगे सबसे पहले, और अगर मरीज़ ठीक हो जाता है तो हम कंफर्म कर लेंगे कि मरीज़ को मायस्थीनिया ग्रेविस है। और अगर यही दवाई हम उस मरीज़ को देंगे जिसे कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो उसे और दिक्कत बढ़ जाएगी क्योंकि पहले से ही उसके पास एसिटाइलकोलिन स्टेज उसका ब्लॉक हो चुका है, ऊपर से हम और ब्लॉक कर रहे हैं इस इनहिबिटर को देख के, है ना। तो इसकी वजह से कोलिनर्जिक क्राइसिस वाले मरीज में दिक्कत और बढ़ जाएगी और हम कंफर्म कर लेंगे कि अगर दिक्कत बढ़ी तो हम कंफर्म कर देंगे कि मरीज़ को कोलिनर्जिक क्राइसिस है, कोलिनर्जिक क्राइसिस है। इस प्रकार से जो फिजिशियन है वो कंफर्म कर लेगा कि मरीज को मायस्थीनिया ग्रेविस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस है। अगर 2 mg एड्रोफोनियम देने के बाद मायस्थीनिया ग्रेविस अगर 2 mg एड्रोफोनियम देने के बाद जो मरीज़ है वो ठीक होता है तो मायस्थीनिया ग्रेविस है, और ठीक नहीं होता है तो कोलिनर्जिक क्राइसिस है। अगर 2 mg देने पर कोई असर नहीं दिखता, ना ठीक होता और ना ही कुछ वो होता, तो प्रयास करेगा कि जो हमारा फिजिशियन है अगली बार 8 mg और ऐड कर दे, है ना। एड्रोफोनियम पहले 2 mg देगा, कुछ नहीं शो हुआ पेशेंट में तो 8 mg और देगा, और 8 mg देने के बाद अगर ठीक हुआ तो मायस्थीनिया ग्रेविस, और ठीक नहीं हुआ या फिर दिक्कत और बढ़ गई तो कोलिनर्जिक क्राइसिस। तो इस प्रकार से फिजिशियन कंफर्म कर लेगा कि मरीज को मायस्थीनिया ग्रेविस है या फिर कोलिनर्जिक क्राइसिस है। अब जानते हैं कि इन 2 बीमारियों का इलाज क्या है। अगर मरीज़ एड्रोफोनियम टेस्ट में पॉजिटिव सिम्टम दिखाता है, ठीक होता है तो मायस्थीनिया ग्रेविस है, और अगर मायस्थीनिया ग्रेविस है तो इस मायस्थीनिया ग्रेविस का इलाज कैसे होगा इस बात को जानते हैं।
माइस्थीनिया ग्रेविस। माइस्थीनिया ग्रेविस में हमें पता है कि मरीज का एनएम रिसेप्टर जो है उसके खिलाफ एंटीबॉडी बन चुकी है, क्योंकि माइस्थीनिया ग्रेविस एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है। ठीक है, तो इस बीमारी में हम सबसे पहले मरीज को एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर देंगे। ठीक है, सबसे पहले मरीज को एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर देंगे। कौन सी देंगे? नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन ही देंगे, क्योंकि नियोस्टिगमिन जो है वो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, वो वाटर सोल्यूबल है और वो एनएम पर बढ़िया काम करेगी, क्योंकि लिपिड सोल्यूबल ड्रग जो है वो सीएनएस में जाके बढ़िया काम करती है। हम नियोस्टिगमिन देंगे। नियोस्टिगमिन दिया। अब इस नियोस्टिगमिन ने अपना काम करना शुरू किया और एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिशन का काम किया, और जिसकी वजह से खूब सारा एसिटाइलकोलिन सिनेप्स पर इकट्ठा हो गया और उसने अपना काम किया और माइस्थीनिया ग्रेविस के सिम्टम ठीक किए। ठीक है, ठीक हो गए। हाँ, डोजेस क्या रहेगी? डोजेस रहेगी कि आप मरीज़ को दें 15 mg 6 आवरली, 15 mg की डोज दें हर 6 घंटे बाद। ठीक है, मतलब कि दिन में 4 डोज रहेगी QID। ठीक है, और अगर आपको डोजेस 6 आवरली नहीं देना, आपको डोज लंबे समय में मतलब कि लंबे समय के गैप के बाद देना है, आपको डोज देनी है 8 से 9 घंटे के गैप के बाद, तो आप दे सकते हैं पायरिडोस्टिगमिन। पायरिडोस्टिगमिन दे सकते हैं आप। पायरिडोस्टिगमिन जो है वो TDS चलती है 60 mg में। आप 60 mg दीजिए, 60 mg दीजिए TDS। ठीक है, आपको QID नहीं देना, आप TDS दीजिए पायरिडोस्टिगमिन 60 mg में। ठीक है, बढ़िया काम करेगी। खैर, काम करेगी और काम नहीं करती है तो इलाज क्या है? अगर ठीक नहीं होता है मरीज तो इलाज क्या है? हाँ, भूलिएगा मत कि नियोस्टिगमिन और पायरिडोस्टिगमिन के साथ आप ऐड कर दीजिएगा एट्रोपिन को। अगर मस्करेनिक रिसेप्टर मरीज में देखने को मिलते हैं, क्योंकि भाई दिक्कत सिर्फ एनएम रिसेप्टर में है, मस्करेनिक रिसेप्टर में कोई दिक्कत नहीं है, तो मस्करेनिक रिसेप्टर के अगर मरीज को सिम्टम दिखते हैं तो फिर आप एट्रोपिन ऐड कर सकते हैं 0.5 mg, 0.5 नहीं 0.6 mg, 0.6 mg पर ml। माय पेन इज़ नॉट वर्किंग। 0.6 mg पर ml की डोज आप दे सकते हैं, सिर्फ ठीक करने के लिए, अगर दिक्कत होती है तो, अगर मस्करेनिक सिम्टम्स दिखते हैं तो। ठीक है, एट्रोपिन ऐड कर दीजिएगा नियोस्टिगमिन और पायरिडोस्टिगमिन में। नियोस्टिगमिन चलेगी 15 mg 6 आवरली और हमारी जो पायरिडोस्टिगमिन है वो चलेगी 8 आवरली 60 mg। अब अगर मरीज़ ठीक नहीं होता है तो क्या किया जाए? अगर मरीज़ ठीक नहीं होता है तो आप अपने मरीज़ को सजेस्ट कर सकते हैं कि वो थाइमेक्टोमी के लिए जाए, क्योंकि होता क्या है कि थाइमस ही वो इम्यून हाउस है जहाँ पर हमारे सारे के सारे एनएम रिसेप्टर वाले मसल्स जाकर इकट्ठा होते हैं और उन एनएम रिसेप्टर के खिलाफ हमारा थाइमस टी सेल को एक्टिव करता है टू प्रोड्यूस साइटोकाइंस एंड टू एक्टिवेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। ठीक है, तो मतलब कि ये थाइमस ही है जो सब गड़बड़ियों का कारण बना हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है कि अगर हम थाइमेक्टोमी करें तो जो टी सेल एक्टिव हो रहे हैं उस एनएम रिसेप्टर के खिलाफ बनी एंटीबॉडी की वजह से, तो वो टी सेल एक्टिव नहीं होंगे और एंटीबॉडी नहीं बनेगी, है ना। तो हम थाइमेक्टोमी के लिए जा सकते हैं, ये एक सर्जरी है, आप थाइमेक्टोमी के लिए जाइए। ठीक है, थाइमेक्टोमी कराइए। थाइमेक्टोमी से ठीक नहीं होता है तो क्या किया जाए? अगर इससे भी ठीक होता है पर दिक्कतें फिर भी रहती है तो आपको अपने मरीज को सलाह देनी होगी कि वो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स लेने लगे,
स्टेरॉइड्स। कौन से कोर्टिकोस्टेरॉइड ले भाई, है ना, ये बता दीजिए कौन से ले। आप सलाह दे सकते हैं कि प्रेडनिसोलोन नाम का एक कोर्टिकोस्टेरॉइड है, उसे आप 30 से 60 mg पर डे दे सकते हैं, 30 से 60 mg पर डे, उस समय जब दिक्कत बढ़ी हुई है। और जब दिक्कतें कम होने लगे तो आप डोज टेपरिंग करके 10 mg पर डे पे आ सकते हैं, ठीक है, 30 से 60 mg पर डे, और फिर डोज टेपरिंग करके 10 mg पर डे पे आ सकते हैं। इन दवाइयों की डोजेज़ और इन दवाइयों को मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप अपने मरीज़ को दें, सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप एजुकेशनल नॉलेज ले सकें, सिर्फ इसलिए। आपको ये अपने मरीज़ को ना देनी है और ना ही सजेस्ट करनी है लेने के लिए, ये डोजेज सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। 30 से 60 mg पर डे आप प्रेडनिसोलोन देंगे, और बाद में डोज टेपरिंग करके जब मरीज़ को आराम लगने लगे उस टाइम पे डोज टेपरिंग करके 10 mg पर डे पे आप मरीज़ को ला सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप प्रयास करिए कि एस्टाइल कोलिनेस्टरेज इन्हिबिटर दीजिए, नियोस्टिगमिन दीजिए, पैराडोस्टिगमिन दीजिए। ठीक नहीं होता है तो मरीज़ को सलाह दीजिए कि थैलेक्टोमी कराए। फिर भी दिक्कत रहती है तो आपको कोर्टिकोस्टेरॉइड की सलाह देनी पड़ेगी। कोर्टिकोस्टेरॉइड दीजिए, प्रेडनिसोलोन बेस्ट है 30 से 60 mg डोसेज में। और फिर भी अगर मरीज़ ठीक नहीं होता है तो आप अपने मरीज़ को थोड़ा इम्यूनो सप्रेसेंट्स पर ला सकते हैं। इम्यूनो सप्रेसेंट्स बढ़िया काम करते हैं एज़ कम्पेयर टू कोर्टिकोस्टेरॉइड्स, और दिक्कतें भी इसमें कम होती है। जो कोर्टिकोस्टेरॉइड से जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें इतनी इम्यूनो सप्रेसेंट्स में नहीं होती। वो अलग बात है कि इम्यूनो सप्रेसेंट्स लेने के बाद मरीज़ का जो इम्यून सिस्टम है वो काफ़ी लो हो जाता है, ठीक है। तो इसमें आप मरीज़ को दे सकते हैं एज़ाथायोप्रीन एक इम्यूनो सप्रेसेंट है, और आप दे सकते हैं अपने मरीज़ को साइक्लोस्पोरिन, बहुत ही मशहूर दवाई है जो कि ट्रांसप्लांट में किडनी ट्रांसप्लांट में दी जाती है मरीज़ को, साइक्लोस्पोरिन, ठीक है। ये आप दवाई मरीज़ को अपने दे सकते हैं। और सबसे बेहतर इलाज, सबसे बढ़िया इलाज प्लाज्मा फेरेसिस, प्लाज्मा एक्सचेंज, प्लाज्मा फेरेसिस। प्लाज्मा फेरेसिस के लिए आप अपने मरीज़ को सलाह दे सकते हैं, बहुत बढ़िया काम करेगी। प्लाज्मा फेरेसिस आपकी एंटीबॉडीज़ को बाहर निकाल देगी। इसे प्लाज्मा फेरेसिस मतलब कि एक्सचेंज किया जाता है मरीज़ का प्लाज्मा, ताकि जो भी मरीज़ के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज़ हैं उसे बाहर निकाल दिया जाए, ठीक है। और मरीज़ की जो दिक्कत है माइस्थेनिया ग्रेविस की वो कुछ समय के लिए ठीक हो जाए, ठीक है। काफ़ी बढ़िया काम करती है ये जो थेरेपी है प्लाज्मा फेरेसिस। ये वही थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी जो हमारे केजरीवाल ने चलाई थी दिल्ली में, ठीक है, प्लाज्मा फेरेसिस। तो इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे एज़ाथायोप्रिन और साइक्लोस्पोरिन में बढ़िया काम करेगी, ठीक है। ये कुछ इलाज हैं माइस्थेनिया ग्रेविस के। एस्टाइल कोलिनेस्टरेज इन्हिबिटर दीजिए, आराम लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, और नहीं लगता है तो थैलेक्टोमी से आराम नहीं लगता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड से आराम नहीं लगता है तो इम्यूनो सप्रेसेंट दीजिए, और प्लाज्मा फेरेसिस बेहतरीन इलाज है, ठीक है। इस तरीके से आप अपने मरीज़ की माइस्थेनिया ग्रेविस वाली दिक्कत को ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर मरीज़ की एड्रोफोनियम टेस्ट में हालत ख़राब हो जाती है तो कंफर्म कर दिया जाएगा कि मरीज़ को कोलिनर्जिक क्राइसिस है, और अगर कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो उसके लिए दवाई क्या होगी, इसकी भी तो बात करिए, ठीक है। कोलिनर्जिक क्राइसिस में मरीज़ की दवाई क्या चलेगी, इसकी भी तो बात करिए। यार देखो, एक चीज़ होती है माइस्थेनिया ग्रेविस और एक होता है माइस्थेनिया क्राइसिस। माइस्थेनिया ग्रेविस एक क्रोनिक बीमारी है जो धीरे धीरे बढ़ती रहती है, और माइस्थेनिया क्राइसिस एक अटैक है ना, अटैक है जिसमें मसल्स जो हमारे मरीज़ है उसके मसल्स एकदम से पैरालाइज हो जाएंगे, और साथ में जो ब्रीदिंग है वो रुक जाएगी, ब्रोंको रिलैक्सेशन हो जाएगा, है ना। इस वजह से ब्रीथ नहीं कर पाएगा मरीज़। तो हमें माइस्थेनिया क्राइसिस में ये ध्यान रखना है कि अगर मरीज़ को माइस्थेनिया क्राइसिस है तो आपको मरीज़ को इंट्यूबेट करना है, उसकी ब्रीदिंग पैटर्न
नॉर्मल लानी है सबसे पहले, उसका SpO2 नॉर्मल लाना है और फिर अपना इलाज शुरू करना है। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप इलाज कर रहे हैं, आप उसे एसिटाइलकोलिन स्ट्रेस दे रहे हैं और इतने में मरीज़ टपक गया। ठीक है, सबसे पहले आप अपने मरीज़ की ब्रीदिंग ठीक करिए, उसका ब्रीदिंग पैटर्न ठीक करिए, उसका SpO2 ठीक करिए। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कोलिनर्जिक क्राइसिस की। अगर मरीज को कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो क्या करना है? अगर मरीज को कोलिनर्जिक क्राइसिस है तो आप मरीज को एट्रोपिन दीजिए, क्योंकि कोलिनर्जिक क्राइसिस में एसिटाइलकोलिन की मात्रा बढ़ी हुई है सिनेप्स पे। तो एट्रोपिन जो है, जो कि एंटी कोलिनर्जिक दवाई है, वो काम करेगी। ठीक है, एट्रोपिन एक एंटी कोलिनर्जिक दवाई है। और आपको बता दूं कि हर एंटी कोलिनर्जिक दवाई, जैसे कि एट्रोपिन एंटी कोलिनर्जिक दवाई, ये सिर्फ मस्क्रेनिक रिसेप्टर के अगेंस्ट काम करती हैं। ये निकोटिनिक NM रिसेप्टर पर कोई काम नहीं करने वाली है। तो आपके जो मस्क्रेनिक जो आपके सिम्टम्स हैं वो ठीक हो जाएंगे, जैसे कि ब्रैडिकार्डिया है, जैसे कि आपको ब्रीदिंग में दिक्कत हो रही है, ठीक है, वो ठीक हो जाएगा। जैसे कि आपको आपके स्टमक में क्रैम्प्स हो रहे हैं, डिफिकेशन हो रही है, वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आपके जो मसल वीकनेस हो रही है वो ठीक नहीं होगी, क्योंकि वो ठीक होगी तब जब आप NM ब्लॉकर देंगे, जब आप गैंग्लियोनिक ब्लॉकर देंगे, और गैंग्लियोनिक और NM ब्लॉकर दूसरी दवाइयाँ हैं। ठीक है, तो आप एट्रोपिन देकर आप अपने मरीज़ के मस्क्रेनिक अफेक्ट, जो मस्क्रेनिक सिम्टम्स है, वो ठीक कर सकते हैं। ठीक है, मस्क्रेनिक सिम्टम ठीक कर सकते हैं। साथ में आप दे सकते हैं एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर। और इस एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर में एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज इनहिबिटर नहीं देनी है आपको, एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एक्टिवेटर देनी है। यहाँ पे ना आपको एसिटाइल कोलिन को एक्टिव करना है, मैंने गलती से लिख दिया, आपको एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एक्टिवेटर देनी है, क्योंकि एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज की वजह से तो दिक्कत हुई है ना, हमें उसे इनहिबिट नहीं करना है ना। वो तो ब्लॉक होकर, एसिटाइल कोलिन तो ब्लॉक होकर कुछ दवाइयों की वजह से और नर्व केसेस की वजह से हमें दिक्कत हुई है, हमें तो एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एक्टिवेटर देना है, ताकि वो जो इनहिबिशन है वो ठीक हो जाए, है ना। तो एक्टिवेटर में प्रेलिडोक्साइम इज़ द बेस्ट ड्रग। और डोजेज रहेगी इसकी डोजेज रहेगी 1 से 2 ग्राम। 1 से 2 ग्राम आप स्लोली मरीज को दे दीजिए। ठीक है, एट्रोपिन आप दीजिए 2 mg, हाँ 2 mg, यहाँ पर 2 mg चलेगी, एट्रोपिन 2 mg चलेगी हर 10 मिनट के बाद एट्रोपिन दीजिए। तब तक दीजिए जब तक कि मरीज़ की जो हालत है वो ठीक नहीं होती, जब तक कि मरीज का जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो ठीक नहीं होता। 2 mg हर 10 मिनट में दीजिए, और आखिरी डोज आप 200 mg पर डे दे सकते हैं। ठीक है, हर एक दिन में आप 200 mg दे सकते हैं। ठीक है, 200 mg दे सकते हैं एक दिन में। ठीक है, 2 mg पर 10 मिनट आपको देते रहनी है, तब तक कि मरीज़ का जो हालत है वो ठीक ना हो। और साथ में आप प्रेलिडोक्साइम दे सकते हैं, जो कि एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एक्टिवेटर है। ठीक है, वो 1 to 2 ग्राम स्लोली जाएगी, स्लोली। ठीक है, ये हमारी कोलिनर्जिक क्राइसिस की का इलाज है। और ध्यान रहे, सबसे पहले मरीज़ को इंटीब्यूट करना है। अगर मरीज़ की SpO2 और मरीज़ का ब्रीदिंग पैटर्न ठीक नहीं है तो इंटीब्यूट करिए। ठीक है, इसमें पैराडॉक्सिकल ब्रीदिंग वाले सिम्टम बहुत जल्दी आते हैं। ठीक है, कोलिनर्जिक क्राइसिस में, तो आप मरीज़ को इंटीब्यूट करिए और साथ में एट्रोपिन दीजिए और प्रेलिडोक्साइम दीजिए। और आप अपने मरीज को ट्यूबोक्यूरेरिन नाम की दवाई भी दे सकते हैं, जो कि NM रिसेप्टर ब्लॉकर है। NM रिसेप्टर ब्लॉकर ट्यूबोक्यूरेरिन भी देंगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। आपके मरीज़ के जो स्केलेटल मसल्स हैं वो जिनमें वीकनेस हो रखी है वो कुछ हद तक ठीक होंगे। इसी के साथ हमने पढ़ लिया कि कोलिनर्जिक क्राइसिस में मरीज़ को हमें कौन कौन सी दवाई देनी है। आप एट्रोपिन दीजिए, आप एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेज एक्टिवेटर दीजिए, प्रेलिडोक्साइम जिसका नाम है, आप ट्यूबोक्यूरेरिन दीजिए जो कि NM ब्लॉकर है। और आप दे सकते हैं, आप अपने मरीज़ को इंटीब्यूट करना ना भूलें। ठीक है, इंटीब्यूट करना ना भूलें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए।